नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले और आप देख रहे हैं 9 की 9 खबर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। देश भर के साथ बिहार झारखंड में कोरोना की रफ्तार पर तेज ब्रेक लग रही है, लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं है कि हम बेखौफ हो जाएं, क्योंकि कोरोना का खौफ अभी खत्म नहीं हुआ है। पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था और फिर लापरवाही बढ़ती गई, जिसके बाद देश में दूसरी लहर की चपेट सबके सामने विकराल रूप में आई और हजारों परिवारों को गम में डुबो दिया। और इसीलिए ये बार बार हमारी अपील है कि अभी भी आपको उतनी ही सावधानी बरतनी है जिस वक्त कोरोना का संक्रमण अपने पीक पर था, अपनी ऊंचाइयों पर था। नए मामले जरूर कम हो रहे हैं, लोग इस कदर बेखौफ हैं इस वक्त भी कि ऑर्केस्ट्रा का धड़ल्ले से आयोजन किया भी जा रहा है और इसमें लोगों की मौजूदगी भी है पंचायत चुनाव के प्रचार के लिए, जबकि पंचायत चुनाव कब होगा इसकी कोई जानकारी नहीं है। गोपालगंज में तस्वीर सामने आई जहां पर लॉकडाउन का मजाक और माहौल किस कदर उड़ाया जाता है। देखिए, पंचायत चुनाव से पहले प्रचार के लिए ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया। संभावित जिला परिषद प्रत्याशी ने यहां पर पिस्टल लहराई और देखिए ये तस्वीरें सब कुछ साफ साफ बयां कर रही हैं। संभावित प्रत्याशी की तरफ से ये पिस्टल खुलेआम लहराई जा रही है। ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया जाता है। ऑर्केस्ट्रा के दौरान हवाई फायरिंग तक की जाती है। कुचायकोट के उचका गांव का ये वीडियो इस वक्त सामने है आपके टीवी स्क्रीन पर और डांस के दौरान फायरिंग करते ये वीडियो वायरल होता हुआ। देखिए ये ऑर्केस्ट्रा की तस्वीर जहां पर आयोजन भी किया गया धड़ल्ले से। यहां पर देखिए किस तरीके से नियमों को ताक पर रखकर भीड़ इकट्ठा की जाती है और ये सब कुछ करने वाले जो शख्स तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं संभावित प्रत्याशी हैं पंचायत चुनाव के मद्देनजर। लेकिन हालांकि आपको ये भी बताते चलें कि पंचायत चुनाव को लेकर अभी सरकार ने फैसला नहीं किया है कि पंचायत चुनाव होंगे या नहीं होंगे और इसके मद्देनजर इस तरह के आयोजन एक बार फिर से स्थानीय प्रशासन पर भी सवाल खड़े करते हैं। सहयोगी मुकेश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं गोपालगंज से। मुकेश, आखिर ये हो क्या रहा है? ये सब कुछ ऑर्केस्ट्रा, डीजे, नाच गाना सब कुछ होता है क्या? हो रहा है यहाँ पर, जिसकी वजह से लॉकडाउन की ध्वजियां उड़ाई जा रही हैं और आर्म्स एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि कैसे इस वीडियो में आर्म पिस्टल लहराया जा रहा है, फायरिंग की जा रही है। इस मामले में एसपी से मैंने बात की। एसपी ने कहा कि उन्हें जानकारी नहीं थी ऐसे किसी आयोजन की और उन्होंने कहा कि पूरे वीडियो की जांच कराएंगे और जांच कराने के बाद कुचायकोट थाना को उन्होंने जांच का आदेश दिया है और कहा है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी और अगर हथियार लाइसेंसी रहा तो लाइसेंस रद्द किया जाएगा और अगर ये हथियार अवैध रहा तो आर्म्स एक्ट के तहत भी एफआईआर दर्ज कराया जाएगा। जो ये शख्स ब्लू शर्ट में हाथों में हथियार लेकर लहराता और फायरिंग करता नजर आ रहा है, ये शख्स है कौन आखिर? और ये इतनी बेखौफ होकर इस तरीके से घटना को अंजाम भी दिया जाए या ऑर्केस्ट्रा में फायरिंग की जाए, किसी की जान चली जाए, फिर जिम्मेदारी किसकी तय होगी? ये शख्स है कौन? जाहिर तौर पर मैं बताऊं कि जो वीडियो वायरल किया गया है, वीडियो में दावा किया गया है कि मनीष सिंह नाम है इस युवक का, जो कि जिला परिषद का प्रत्याशी है, खुद को प्रत्याशी बता रहा है वार्ड संख्या 11 का और इसका ये वीडियो है, उसी के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजन किया गया था। तो जाहिर तौर पर इस वीडियो के सामने आने के बाद एसपी ने की खबर का संज्ञान लिया है, उन्होंने जाँच के आदेश दिए हैं। अब देखना है कि पुलिस की जाँच के बाद क्या कार्रवाई हो पाती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए किस तरीके से खुलेआम कानून और नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती हुई और ये शख्स सिर्फ इतना ही नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ पर मौजूद जितने भी लोग आपको नजर आ रहे होंगे, किसी के चेहरे पर मास्क भी नहीं है। सवाल ये उठता है कि ये लापरवाह लोग लापरवाही तो बरत रहे हैं, लोगों की जान पर आफत खड़ी कर रहे हैं, लेकिन आखिर जिला प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सो रहा है क्या? तो देखिए, बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार को कम करने के लिए, उसके चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन इंपोज किया गया और
के तीसरे लॉकडाउन के चरण की बात की जाए तो आज उसका अंतिम दिन है। कल से चौथे लॉकडाउन की शुरुआत भी हो जाएगी जो 8 जून तक चलती नजर आएगी। कल से चौथा लॉकडाउन और कुछ नियम इस दौरान जरूर बदले गए हैं। पटना में कोरोना के केस कम हो रहे हैं जो राहत देने वाली बात है, सुकून देने वाली बात है। लेकिन इस सुकून के साथ इन तस्वीरों को देखकर आपको जरूर डर लगेगा। वो लोग जरूर डरेंगे जो सावधानी बरत रहे हैं, नियमों के अनुसार चल रहे हैं, क्योंकि लापरवाह लोगों की ये तादाद आपको मंडियों में हर रोज यूं ही नजर आ रही है, जो अपने और अपनों की जान के साथ तो खिलवाड़ कर ही रहे हैं, समाज के लिए भी खतरा पैदा करते हैं। लापरवाही इनके खत्म होने का नाम नहीं ले रही। पटना के बकरी बाजार की यह तस्वीर है जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। कई लोग बिना मास्क के घूमते हुए दिख रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग तो जैसे ताक पर रख दी गई है, उसका किसी को भान ही नहीं है कि कोई इसे पालन करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और ऐसे में कल से प्रशासन की चुनौतियां और ज्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि कल से जो ढील दी गई है वो 4 घंटे से बढ़ा दी गई है। अब 2 बजे तक ये राहत लोगों को मिलने वाली है, लेकिन राहत का बेजा इस्तेमाल इस तस्वीर को देखकर जरूर कहा जा सकता है, क्योंकि ऐसे लोग उस दौरान भी घूमते नजर आएंगे। कोरोना के आंकड़ों को 0 तक पहुंचाना आखिर फिर कैसे संभव होगा? ऐसे लोगों के इन हरकतों से देखकर तो यह सवाल जरूर पैदा होता है। लॉकडाउन 3 का आज आखिरी दिन है। कल से लॉकडाउन 4 शुरू होगा और लॉकडाउन 4 में जो है 6 बजे से 2 बजे तक दुकानों को खोला जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये आदेश जारी किया है और यह जो है छूट वो कोरोना के घटते संक्रमण को देखते हुए जो है मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया कि लॉकडाउन में जो है वो समय अवधि दुकानों की को खोलने की दिया जाए और उसके तहत जो है गाइडलाइन जारी किया। लेकिन एक तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे। आप देखिए, ये पटना का बकरी बाजार है। यहाँ पे किस तरह से भीड़ जो है वो बड़ी संख्या में इकट्ठा होती है। कई गाड़ियाँ जो है वो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आकर के जो बकरियों का खरीद बिक्री जो है वो धड़ल्ले से होता है। और सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों को शायद लॉकडाउन से या फिर कोरोना के बढ़ते संक्रमण से जो है कोई मतलब नहीं है। अत्यधिक लोग जो है देख सकते हैं कि बिना मास्क के यहाँ पे बकरी की खरीदारी करने या बेचने आए हुए हैं। तो ये जो है लापरवाही कहीं भारी ना पड़े और फिर से जो है कोरोना का संक्रमण जो है वो अगर बढ़ता है तो उसके लिए ऐसे ही लोग जिम्मेवार होंगे। ये लापरवाह लोग हैं। कह सकते हैं कि इन्हें जो है लोगों की जान से कोई मतलब नहीं, अपनी जान से कोई मतलब नहीं है। लगातार जो है लापरवाही इनके तरफ से बढ़ता जाता है और इसका खामियाजा जो है बिहार को जो है लॉकडाउन 1 से लेकर के 3 तक में झेलना पड़ा। और अब जाकर के जब कोरोना का संक्रमण घटने लगा तो सरकार ने यह निर्णय लिया कि जो है दुकानों को खोलने की जो है वो छूट दी जाए और 6 बजे से लेकर के जो 2 बजे तक जो है दुकानों के खोलने के समय अवधि में वृद्धि की गई। लेकिन अगर ये लापरवाही रही तो शायद कोरोना का संक्रमण एक बार फिर से बढ़ने लगे। इससे जो है इनकार नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे लोगों पे सरकार को जो है नज़र रखनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ, ताकि हम और आप जो है वो सुरक्षित रह सके, कोरोना का संक्रमण जो है वो बढ़ ना सके। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और ऐसे में आखिर कोरोना को लेकर क्या अपडेट है, बिहार में क्या स्थिति है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। तो बिहार के 37 जिलों में कल कोरोना के 100 से कम मरीज सामने आए हैं जो सुकून दे रही हैं, राहत दे रही हैं। सिर्फ पटना में 100 से ज्यादा मरीज मिले हैं। 24 घंटे में कोरोना के 1113 नए मरीज सामने आए। राज्य में एक्टिव केस की संख्या जो है वो घटकर अब 16,235 तक पहुंच गई है। रिकवरी रेट बढ़ता हुआ 96.97% तक पहुंच गया है। और 37 जिलों में कल 100 से कम मरीज सामने आए। सिर्फ 5 जिलों में 50 से ज्यादा मरीज सामने दिखे। वहीं झारखंड में क्या हालात हैं, कोरोना को लेकर वहां पर क्या रफ्तार नजर आती है, इस पर भी नजर डाल लेते हैं। तो झारखंड में कल की अगर बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में 831 कोरोना के मरीज जो हैं वो संक्रमित के तौर पर सामने हैं। रांची में सिर्फ बात की जाए तो 61 नए मरीज सामने आए हैं। सिर्फ पूर्वी सिंहभूम में नए मरीजों की संख्या जो है वो 283 दर्ज की गई। बाकी के जिलों में यह आंकड़ा 50 से भी कम है। कई जिलों में 10 से भी कम मरीज सामने आए हैं। गुमला की बात करें तो एक भी नया केसेस गुमला में सामने नहीं आया है, जो एक सुखद तस्वीर और खबर के तौर पर सामने है।
तो देखिए, कोरोना की तेज रफ्तार पर ब्रेक लगने के बावजूद बेखौफ होने की जरूरत क्यों नहीं है, ये आपको समझना भी है और दूसरों को समझाना भी है। पिछले साल की रफ्तार पर ब्रेक लगी थी। पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था कि एक बार पीक पर जाने के बाद रफ्तार जो है वो धीरे धीरे नीचे आई। पिछले साल लापरवाही हमने बरती, रफ्तार एक बार फिर से बढ़ती हुई और सिर्फ रफ्तार नहीं बढ़ी, कैजुअलिटीज भी बढ़ने लगी। 2020 की तुलना में 2021 में खतरा ज्यादा बढ़ गया। कोरोना संक्रमण की रफ्तार 2021 में काफी तेज रही। कई परिवारों ने अपनों को 2021 में खो दिया और ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि हमने लापरवाही बरतनी शुरू कर दी। और इसीलिए एक बार फिर से ये जानना और मानना और समझना जरूरी है कि जब संक्रमितों की संख्या में कमी आ रही है तब भी आपका सजग रहना, आपको सावधान रहना और लापरवाही न बरतना उतना ही जरूरी है। खबर रांची से आ रही है, जहां पर इटकी में आरोग्यशाला में करोड़ों की दवाएं और जांच किट बरामद की गई हैं। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की वजह से ये दवाएं जो हैं वो रखे रखे एक्सपायर्ड हो गई। एक्सपायर हुई दवाएं एक दो नहीं बल्कि करोड़ों की ये दवाएं हैं और करोड़ों की इन दवाओं को बर्बाद होने दिया गया, वो भी आरोग्यशाला में, जहां पर इनका सही इस्तेमाल होना था, लोगों तक, मरीजों तक पहुंचना था, वहां ये दवाएं जो हैं बर्बाद हो गई। ज्यादातर दवाएं जो हैं 2010 में ही एक्सपायर हो चुकी हैं। एक्सपायर हुई दवाओं में से अधिकतर का निर्माण वर्ष 2005 से 2007 के बीच का है और 2008 से 2010 के बीच ये दवाएं जो हैं वो एक्सपायर हो गई, यानी कि जो उनके लिए समय निर्धारित किया गया था इस्तेमाल को लेकर, इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करने को लेकर या लोगों तक पहुंचाने को लेकर, उसका इस्तेमाल नहीं किया गया। आपको बता दें कि 2005 में आरोग्यशाला परिसर में राज्य मलेरिया सेल की स्थापना की गई थी और यहां दवा का भंडार बनाया गया था, यानी कि यहां पर स्टॉक पॉइंट था, दवाओं को रखा गया था, यहां से इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाना था राज्य के सभी जिलों में। 2008 में यहां से मलेरिया सेल को नामकुम ले जाया जाता है, लेकिन दवाओं की चिंता किसी ने नहीं की। जब ये भंडार गृह शिफ्ट हो गया तो दवाएं क्यों नहीं शिफ्ट हुई? भंडार में रखे रखे ये दवाएं जो हैं वो सड़ने के लिए छोड़ दी जाती हैं और उसके बाद देखिए दवाओं का हाल वही हुआ, ये अब कचरे में तब्दील हो गई हैं। करोड़ों की लागत से पहले तो इसे बनाया जाता है, लोगों तक इसे पहुंचाया जाता, जो जरूरतमंद लोग थे उन तक, वहां तक नहीं पहुंची। रखे रखे ये दवाएं जो हैं अब वो कूड़ा बन चुकी हैं। दवाओं में क्लोरोक्विन टैबलेट, मलेरिया की पैराहिट रैपिड टेस्ट, स्वीनट स्ट्रेस दवाएं जो हैं वो शामिल हैं। मांडर विधायक बंधु तिर्की ने आरोग्यशाला का निरीक्षण किया और तभी डब्ल्यूसी वार्ड में करोड़ों रुपए की मलेरिया की एक्सपायर्ड दवा पर उनकी नजर पड़ती है। उन्होंने कहा कि आरोग्यशाला में बहुत बड़ा खेल किया गया है और करोड़ों की दवा मंगाकर मरीजों के बीच इसका वितरण नहीं किया गया और रखे रखे ये दवाएं जो हैं वो एक्सपायर हो चुकी हैं। उन्होंने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, जो बहुत जरूरी है। जिस तरह से पूर्व में यहाँ पर खेल हुआ है वो साफ जग जाहिर लगता है। यहाँ पर आपको सारा चीज़ों को देखना, आपको यहाँ पर तकरीबन करोड़ों का दवा, ये 1 करोड़ नहीं, हमको लगता है 4-5 करोड़ का दवा, मलेरिया का दवा है, टीबी का दवा है। जब दवा ये सब लिया गया तो रोगियों पर बांटा क्यों नहीं गया? और जब जितना आवश्यकता था उतने में दवा मंगाना चाहिए। आवश्यकता से अधिक दवा मंगा करके आप उसको एक्सपायरी घोषित करवाइए। और ऐसे भी बिल्कुल माकूल ये सवाल है कि क्या यहाँ पर सिर्फ दवाओं को मंगाने तक, उसे स्टोर करने तक ही लोगों का दायित्व था? क्या ये दवाएं इस्तेमाल हो रही हैं, नहीं हो रही हैं? क्या ये अपनी जगह तक पहुंची? क्यों इन दवाओं को बर्बाद होने दिया गया? तमाम सवाल हैं जो इस वक्त लोगों के जहन में दौड़ रहे हैं। हमारे सहयोगी संजय सिन्हा हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। संजय, अब इन तस्वीरों के, हालांकि जब तक ये तस्वीर सामने नहीं आई थी सब कुछ छिपा हुआ था, लेकिन अब जब ये सामने है तब क्या कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार है या अब भी लीपा पोती की ही कोशिश है? देखिए विभाग, बिल्कुल जो राज्य आपको शुरुआत से ही लंबे समय से मलेरिया और आपको टीबी से जूझ रहा हो, पिछले साल का ही अगर आप आंकड़ा की बात करें तो पिछले साल ही 10,000 से ज्यादा लोग मलेरिया से बीमार थे और 8 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। तो आप समझ सकते हैं कि वैसा राज्य जो मलेरिया टीबी दोनों का सामना कर, अगर वैसे राज्य में अगर इस तरह
दवा की बर्बादी होती है, करोड़ों की दवा की बर्बादी होती है, तो अपने आप एक शर्मनाक है और कई सवालों को खड़ा करता है। अगर आप इस दवाओं का मैन्युफैक्चरिंग डेट देखेंगे तो 2005 से 7 तक का ये डेट है कि दवा उस दौरान बनी थी, और 8 से कह सकते हैं कि 10 के बीच में जो दवा 5 बनी उनका 9 से 10 के बीच में उनका एक्सपायरी डेट था, और तमाम दवाएं आपको 2010 में खराब हो चुकी हैं और उनकी हकीकत अब जाकर सामने आई है। तो आप समझ सकते हैं कि करोड़ों की दवाएं जो है इस तरह बर्बाद होगी तो राज्य की सुरक्षा या स्वास्थ्य जो है उसके जिम्मेदार कौन होगा, उसकी जवाबदेही किसकी होगी? क्या हम ये भी मानकर चलें कि या तो इसे जानबूझकर यहाँ पर पहले करोड़ों रुपए इसमें इन्वेस्ट किए जाते हैं, उसके बाद इन्हें बर्बाद होने के लिए छोड़ दिया जाता है, या फिर ये मानकर चलें कि यहाँ पर भगवान भरोसे व्यवस्था है, कोई मॉनिटरिंग सेल नहीं है जो इस बात को सुनिश्चित करे कि दवाओं का इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ, जरूरतमंदों तक दवाएं पहुंची या नहीं पहुंची, दवाओं का स्टॉक कहां तक पहुंचा है, इसे देखने सुनिश्चित करने वाला कोई नहीं है, सब कुछ भगवान भरोसे है। बिल्कुल भी आपने सही कहा। जो आपने आखिरी में एक बात कही, मॉनिटरिंग की बात कही, वो बिल्कुल सही है कि शुरुआत में जब ये आपको रांची के इटकी में आरोग्यशाला में जब ये आपको दवा का गोदाम बना था और इसी गोदाम से यहाँ दवाएं मंगाई जाती थी और सारे राज्य में डिस्ट्रीब्यूट होती थी, लेकिन जैसे ही यहाँ से सारा जो ऑफिस है शिफ्ट कर गया नामकुम में, तो दवाओं को शिफ्ट नहीं किया गया। अगर दवाएं उसी समय शिफ्ट की जाती तो इन दवाओं का जो जरूरतमंद मरीज हैं उन तक दवाएं पहुंच सकती, लेकिन सवाल है कि दवाएं यहीं रह गई, और जब दवाएं 2010 में एक्सपायर कर गई तो दवाओं को छिपाने का प्रयास किया गया होगा, क्योंकि अब जैसे ही दवाएं बाद में निकलती 2010 के बाद, तो वास्तव में उस समय जिम्मेदारी किनकी बनती थी? तो इस तरह आप कह सकते हैं कि 2010 से लेकर आज 2021 हो गया, 10 साल तक दवाएं वहीं पड़ी की पड़ी रह गई। एक्सपायरी डेट में बता रहा हूं, इसका जो साल है मैं मैन्युफैक्चरिंग से नहीं जोड़ रहा हूं, एक्सपायर यानी 10 साल दवाओं के एक्सपायर हुए समय बीत गए। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जो भी व्यक्ति जिनके कार्यकाल में यह मामला उठता जवाबदेही उनकी बनती, लेकिन आप कह सकते हैं कि संजोग है ये कल वहां जो विधायक पहुंचे और निरीक्षण के दौरान वो गोदाम खुल गया और शादी। बिल्कुल, तो ये संजोग ने लापरवाही को उजागर कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है और एक बार फिर से बिहार पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। जी हां, बाढ़ की आहट से ही लोगों में घबराहट नजर आती है। सीतामढ़ी का रुन्नी सैदपुर प्रखंड बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। यहाँ के भादाढी गांव के नजदीक 2017 में बागमती नदी पर बना तटबंध 4 जगहों से टूट गया था, जिससे इलाके में एक बड़ी तबाही मची थी। सैकड़ों लोग इस दौरान बेघर हो गए और कई लोगों की बाढ़ के पानी में डूबने की वजह से मौत तक हो गई। एक बार फिर से उसी बाढ़ की आशंका ने लोगों को डरा दिया है। यहाँ के लोग उस मंजर को याद कर अब से दहशत के साए में जी रहे हैं, क्योंकि उन्हें तटबंध की मजबूती पर भरोसा नहीं है। सीतामढ़ी के रुन्नी सैदपुर प्रखंड का यह इब्राहिमपुर गांव है। हम आपको एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं कि मानसून ने दस्तक दे दिया है और स्थिति ये है कि जो इब्राहिमपुर गांव है और इसके आसपास का जो इलाके के लोग हैं वो अभी से ही दहशत के साए में जी रहे हैं। वर्ष 2017 में इब्राहिमपुर और भादाढी गांव के समीप तटबंध टूटने से यहाँ भारी पैमाने पर जान माल की क्षति हुई थी। जल संसाधन विभाग ने करोड़ों रुपए पानी की तरह तटबंध की सुरक्षा पर बहाए थे, लेकिन लोगों का कहना था कि तटबंध के सुरक्षा के नाम पर लोगों की सुरक्षा को ध्यान कम रखा गया था। जो अधिकारी थे वो अपनी जेबें गर्म आ गया, कुछ समझ ही में नहीं आया कौन है नहीं है क्या करे। चतरा के सिमरिया थाना क्षेत्र में दबंगों का कहर देखने को मिला है। यहां पर दबंगों ने एक महिला को डायन बताकर बेरहमी से पिटाई की, उसके बाद उसे घर में बंद कर दिया जाता है। दबंगों ने आग लगाकर उसे जिंदा जलाने की कोशिश की। जब मां को बचाने के लिए उसका बेटा पहुंचा तो दबंगों ने उस पर भी हमला किया। पीड़िता ने सिमरिया थाने में गांव के ही कई लोगों पर केस दर्ज कराया है। मारपीट से पहले गांव में डायन बिसाही को लेकर एक पंचायत बैठी थी, जिसमें पंचायत के ठेकेदारों ने ही महिला को देवास जाने के लिए कहा और उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया। इसके बाद गांव के कुछ दबंगों ने दूसरे दिन महिला के साथ मारपीट शुरू कर दी। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।